Good morning all of you. Today we are going to do more practice in house property chapter. House property head of income में सेक्शन नंबर होते हैं 22 से लेके 27. हाउस प्रॉपर्टी इनकम का मतलब क्या है कि योर असेसी, जो तुम्हारा क्लाइंट है, जो तुम्हारा असेसी है, ही इज द ओनर ऑफ अ बिल्डिंग और उसने वो बिल्डिंग लेट आउट कर रखी है, रेंट पर दी है, तो उससे जो उसको रेंटल इनकम आ रही है, दैट रेंटल इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम कैलकुलेट करने का अपना एक अलग ही फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट के हिसाब से हम लोगों को सॉल्व करके बताना होता है कि असेसी यानी कि ओनर ऑफ द बिल्डिंग या जिसको लैंडलॉर्ड भी बोलते हैं, उसकी एचपी इनकम कितनी है. तो फॉर्मेट इज समवॉट लाइक दिस. पहले तो हम लोग निकालते हैं प्रॉपर्टी की ग्रॉस एनुअल वैल्यू. व्हाट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू? ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला, जो चीजें मैंने क्लास में बताई थी ना, तुम लोगों को पढ़ाते हो, तुमने एचपी रिवीजन का अगर क्लास कर लिया तुमको पता भी होगा, तो वो सब देखना तुमको कितना काम आने वाला है सम सॉल्व करने में. तुम आराम से सम सॉल्व कर सकोगे. अभी मैं सम सॉल्व करूंगा. देयर आर 7 क्वेश्चंस व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस. तो व्हेन आई एम डिस्कसिंग द क्वेश्चंस यू विल फाइंड कि जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने चैप्टर पढ़ाने के दौरान पढ़ाए थे वो कितने यूजफुल है कि तुम काफी समय बाद भी अगर सम्स उठाओगे तुमसे आराम से होगा. तो एचपी कैलकुलेशन में द फर्स्ट स्टेप इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू. ग्रॉस एनुअल वैल्यू को याद निकालने का एकदम सिंपल तरीका, हाई लो हाई, हाई लो हाई. सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट चाहिए. तो एक्सपेक्टेड रेंट के लिए आपको 3 फिगर दिए हुए रहेंगे. म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब म्युनिसिपल अथॉरिटी के हिसाब से प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी का रेंटल वैल्यू कितना होना चाहिए पर एनम. सेकंड, वो आपको देंगे फेयर रेंट. फेयर रेंट का मतलब होता है मार्केट रेट, मतलब उसी एरिया में सिमिलर प्रॉपर्टी का जो मार्केट रेंटल इनकम होगा वो ले लेंगे, दैट्स कॉल्ड फेयर रेंट. तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से हायर लेना है. आ गया एक फिगर. अब इस फिगर को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ. सर व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट? द रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी फिक्स्ड बाय द रेंट कंट्रोल बोर्ड, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट. तो अब इन दोनों फिगर में से लोअर लेना है. जो लोअर फिगर आ गया दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड रेंट. अब एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट के साथ. इन दोनों में से जो हायर है वो हमारा जीएवी होने वाला है. ओके, ये पूरे जीएवी का जो फंडा है ये अल्टीमेटली किस बात पे बेस्ड है? ये इस बात पे बेस्ड है बिकॉज सरकार बिलीव करती है कि जो भी लैंडलॉर्ड होगा वो अपनी रेंटल इनकम को छुपाना चाहेगा या कम बताना चाहेगा. तो हम लोग को कम नहीं है. सरकार बोलती है कि हम अपनी तरफ से एक एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे कि इतना तो आपकी रेंटल इनकम होनी ही चाहिए, और फिर आप जो फिगर बता रहे हो कि आपको एक्चुअल में मिला उसमें से जो हायर है हम वो लेंगे. तो गवर्नमेंट डज नॉट ट्रस्ट द लैंडलॉर्ड. सिंपल सा बात है, इसीलिए पूरे जीएवी का फंडा आया है. जीएवी से लेस क्या होता है? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड. ये हालांकि पूरा हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर अक्रूवल बेसिस पर है, पर म्युनिसिपल टैक्स का जो डिडक्शन मिलता है वो पेमेंट बेसिस में मिलता है. आप पे करोगे तो डिडक्शन है, वरना डिडक्शन नहीं है. तो आप एक साल में अगर 10 साल का पे कर दो म्युनिसिपल टैक्स तो आपको इसी साल 10 साल का डिडक्शन मिल जाएगा. तो लेस म्युनिसिपल टैक्स विल गिव यू एनएवी. एनएवी का फुल फॉर्म नेट एनुअल वैल्यू. अब इससे 2 और डिडक्शंस होंगे. पहला, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 क्लॉज ए 30% ऑफ एनएवी. सेकेंड लेस क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन under section 24 clause B. Interest on loan for what? Loan you have taken for what? Sir, loan we have taken for ACRRR, acquisition, construction, repair, renewal, reconstruction. तो आप लेस कर लो. अब जो फिगर निकल के आएगा दैट इज एचपी इनकम. तो एचपी इनकम के फॉर्मेट में मेन हम लोग को 2 बातें याद रखनी है. नंबर 1 कि यहां पर असेसी अपनी रेंटल इनकम जो बताता है उस पर आंख बंद करके ऐसे विश्वास नहीं करते. हम लोग अलग से जीएवी निकालते हैं. व्हाट इज जीएवी? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज हायर. तो ये पहली बात है जो याद रखनी पड़ती है. और दूसरी बात है, यहाँ टोटल आपको 3 डिडक्शंस मिलते हैं. म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट बेसिस पे, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, और तीसरा इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन अक्रूवल बेसिस. वो अक्रूवल बेसिस मिल जाता है, जो भी अक्रू हो रहा है वो मिल जाएगा, चाहे पे करो चाहे मत पे करो. ठीक है, इसको प्लीज पीजीबीपी से कनेक्ट मत करना. पीजीबीपी में सेक्शन नंबर 43B में इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन पेमेंट बेसिस में मिलता है बिफोर रिटर्न फाइलिंग डेट. यहां वो चीज नहीं है. ये हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर है. हाउस प्रॉपर्टी में केवल म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट बेसिस में मिलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन अक्रूवल बेसिस पे मिलता है डिडक्शन. तो 2 बातें याद रखनी. एक, जीएवी निकालना कि जीएवी हमेशा सरकार को आपके रेंट के फिगर पे भरोसा नहीं, वो अपना फिगर निकालेंगे, वो और एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज हायर. तो ये एक, और दूसरा 3 डिडक्शंस टोटल मिलते हैं. ठीक है, ये एचपी का फंडा है. अब एचपी में और भी ज्ञान है. ऑब्वियसली रिवीजन क्लास तो पूरी 1.5-2 घंटे की थी, तो मैं तो आज सम्स करा रहा हूं, पर फिर भी बिफोर गोइंग इनटू सम आई एम रिवाइजिंग लिटिल बिट फॉर यू, ताकि तुम रिदम में आ जाओ. एक बार रिदम में आ जाओगे तो सम्स बहुत इजीली कैच कर पाओगे.
अब यहाँ एक चक्कर है, एक नौटंकी है, एक ड्रामा है। वो ड्रामा क्या है? सपोज प्रॉपर्टी वेकेंट था कुछ पीरियड के लिए, वैकेंसी का मतलब है प्रॉपर्टी खाली था, बंद था। लेट्स से कि 10 महीने तक टेनेंट रह रहा था और फिर 2 महीने के लिए प्रॉपर्टी बंद पड़ी थी, ठीक है। मतलब वो 2 महीने के लिए प्रॉपर्टी एकदम खाली है, उसमें टेनेंट भी नहीं रह रहा है, लैंडलॉर्ड खुद आके भी नहीं रह रहा है, मतलब एकदम बंद पड़ा है, वेकेंट है, वेकेंट। तो वैकेंसी का क्या होगा? इसके लिए मैंने सीधा बोला था कि शुरू में कुछ नहीं होगा, जब तुम सम सॉल्व करोगे तो बीच में होगा। सम जब सॉल्व करोगे तो पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लो, जो भी आ रहा है एक्सपेक्टेड रेंट सरकार की तरफ से निकाल लिया, फिर एक्चुअल रेंट जो 12 महीने का होना चाहिए वो लिखो। अब इनकी तुलना करो। अब 12 महीने वाला जो एनुअल रेंट आ रहा है और एक्सपेक्टेड रेंट, अगर आपका 12 महीने वाला एनुअल रेंट ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब असेसी ईमानदार है, बल्कि वो सरकार के बताए हुए रेंट से ज्यादा बता रहा है। तब वो जो भी वैल्यू आएगी सॉल्व होके आफ्टर माइनसिंग द वैकेंसी, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। लेकिन अगर वैकेंसी माइनस करने के पहले ही जो एनुअल रेंट निकल के आ रहा है वो एक्सपेक्टेड से कम है, मतलब असेसी चोर है, तब सरकार बोली तब तुम्हारी नहीं सुनेंगे, तब जीएवी होगा सीधा एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। तो ये वैकेंसी वाली जो चीज होती है ना, ये सम्स के बीच में आती है, शुरू में नहीं। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए एक चार्ट था कि उसमें मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, मैं याद दिलाना चाहूंगा। सबसे पहले तो लोन अगर आपने एसीआरआर के लिए है, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल, तभी डिडक्शन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा, अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तब इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी है फुल डिडक्शन मिलेगा, नो लिमिट शिमिट, फुल डिडक्शन मिल जाएगा, नो लिमिट शिमिट। लेकिन अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन थोड़ा अलग होता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में स्ट्रेट अवे एनएवी निल, एनएवी निल स्ट्रेट अवे, तो जीएवी होता ही नहीं, एनएवी सीधा निल होता है, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ नहीं होता, क्योंकि जीरो है ना, तो जीरो का 30% जीरो, कुछ नहीं होता, बस एनएवी निल माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। तो एनएवी जीरो माइनस इंटरेस्ट ऑन करने पे जो एचपी इनकम आएगी दैट विल बी नेगेटिव। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में एचपी इनकम नेगेटिव आता है या जीरो आता है। तो अब यहां पर सरकार बोला कि देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में भी हम आपको लॉस निकालने दे रहे हैं और उस लॉस का आपको सेट ऑफ भी मिलेगा, तो हम आपको ज्यादा लॉस निकालने नहीं देंगे। दैट इज व्हाई द इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा ना, उस पर एक लिमिट डाल दी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में आप अपना फुल इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्ट नहीं कर सकते, देयर इज अ लिमिट। लिमिट क्या है? अगर लोन रिपेयर रिन्यूअल वगैरह के लिए तो 30,000 से ज्यादा का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर लोन 1/4/1999 के पहले का है तो 30,000 से ज्यादा का डिडक्शन नहीं मिलेगा। बाद का अगर लोन है 1/4/1999 के बाद का और प्रॉपर्टी की एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन के लिए और कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट हो जाता है, तब आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 2 लाख तक का मिलेगा, वरना कितना का मिलेगा? 30,000 तक का, ठीक है। अच्छा, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में मैक्सिमम इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिल सकता है? 2 लाख, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, एक चक्कर था यहाँ, क्या एक चक्कर था यहाँ पे प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट का। प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? घर परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने लोन लिया था पहले, जिस साल घर खरीद लिया या कंस्ट्रक्ट कर लिया उस साल को छोड़ दो, उसके पहले जो 31 मार्च खत्म हुआ वहां तक का जो भी इंटरेस्ट है दैट्स कॉल्ड प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट। प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट का पूरा डिडक्शन पहले ही साल में मिल जाएगा क्या? 1/5 करके मिलेगा 5 साल तक। ये 1/5 ओवर 5 साल तो हमने बहुत जगह पढ़ लिया। अब तो मैं तुमको 5/8 पढ़ा चुका हूं, तो एचपी में भी पढ़ा है और तुमने पीजीबी में तो घना बार था ये कि 1/5 करके मिलेगा 5 साल तक। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर 1/5 करके 5 साल तक मिलेगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का अमोर्टाइजेशन 1/5 करके मिलेगा। वीआरएस 1/5 करके मिलेगा, है ना, 1/5 5 साल। तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ख्याल रहे प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट कब तक का होता है? जिस साल प्रॉपर्टी अक्वायर या कंस्ट्रक्ट हुई उस साल के पहले 31 मार्च तक जो भी इंटरेस्ट दैट्स प्री एक्विजिशन, और 31 मार्च के बाद जिस साल बन रहा है उस पूरे साल को तो करंट ईयर इंटरेस्ट मानते हैं और फुल डिडक्शन मिल जाएगा। क्लियर है? ग्रेट। तो ये था एकदम 9 मिनट के अंदर फटाफट रिविजन विच इज नीडेड फॉर डूइंग द क्वेश्चंस। बहुत बहुत सुंदर क्वेश्चंस इसके अंदर आने वाले हैं। तुम देखोगे कि वो क्वेश्चंस के जरिए तुमको एचपी पूरा याद आते जा रहा है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। कहीं भी अगर तुम अटके, तुमको याद नहीं आ रहा कि इसमें क्या था, तुम हाथ उठा देना, मैं बता दूंगा फिर से, ओके, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कॉपी की जरूरत नहीं है, सॉल्व समझे सारे। और मैं पहले भी बोल रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है सम को क्रैक करने का अप्रोच।
वैसे तो ये सॉल्व सम्स है, मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, वी कैन स्ट्रेट अवे मतलब से कि ये होमवर्क है, पर बात सॉल्यूशन की नहीं है, बात है अप्रोच की। हर सम्स को एक अप्रोच चाहिए होता है, एक यूनिक अप्रोच चाहिए होता है। वो अप्रोच अगर तुम सीख गए ना, तब तुम्हारे सामने कोई भी सम आ जाए तुम उसको तोड़ फोड़ दोगे। तो मुझे वो अप्रोच सिखाना है, सॉल्यूशन तो है ही। नीचे आ जाओ, क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहली बात तो ये कि हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाते हुए भी मैंने बोला था कि हाउस प्रॉपर्टी एक सम्स ओरिएंटेड चैप्टर है। जितने सम्स आपको एचपी के अंदर पढ़ते वक्त मिलते हैं उतने बाकी हेड में नहीं मिलते। तो एचपी चैप्टर के अंदर ही हम लोगों ने मैक्सिमम सम्स कर लिए थे। तो यहाँ पर मोर प्रैक्टिस में कम सम्स है, ज्यादा सम्स नहीं है। टोटल इसके अंदर 7 क्वेश्चन है और 7 में से भी मैं आपको बता दूं 4 ही सम्स होगा, 3 तो एकदम थ्योरेटिकल टाइप का केसेस होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, ये नंबर 1 को गुड क्यों लिखा? क्योंकि लंबा सम है, असेसी के पास 3 प्रॉपर्टी है। ठीक है, कितनी प्रॉपर्टी है? 3। 2 लेट आउट, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो हम लोग को 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा, तो एक तरह से तो 3 गुना सम्स हो गया। लेट्स डू इट। अर्चित पढ़ो। तो 3 अलग अलग शहरों में उसके पास प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी है 3 अलग अलग शहरों में। पहली प्रॉपर्टी, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। देखो जरा, 3 प्रॉपर्टी के बारे में तुमको कुछ डेटा दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसमें जो फालतू का डेटा वो काटो। अप्रोच इंपॉर्टेंट है, मैं 50 बार बोल रहा हूं, अप्रोच इंपॉर्टेंट है। तो मेरा अप्रोच अगर सीख जाओगे सम्स करने का, तुमको इतना फायदा होगा हर प्रैक्टिकल पेपर में, वेदर इट इज अकाउंट्स और कॉस्ट। अगर अप्रोच तुम्हारा क्लियर है सम्स को लेके, तुमको 500 सम्स करने की जरूरत नहीं है, तुम 50 में फाड़ दोगे। नंबर 1, स्टेटस तो जरूरी है जानने के लिए कि वो प्रॉपर्टी लेट आउट है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है कि क्या है। तो ये मेरे काम का डेटा है। इसके आगे रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड का मतलब क्या होता है? रेंट रिसीव्ड का मतलब क्या होता है? एक्चुअल रेंट। नाउ वेट अ सेकंड, for calculating expected rent I need 3 figures. You tell me municipal value, you tell me fair rent, you tell me standard rent. इस क्वेश्चन में fair rent standard rent है ही नहीं, सिर्फ क्या है? तो म्युनिसिपल वैल्यू को मैं क्या मान लूंगा? एक्सपेक्टेड रेंट मान लूंगा। करेक्ट है। अच्छा, जनरली सम्स जब होता है तो उसमें या तो वो लोग म्युनिसिपल टैक्स लिख के दे देते हैं या म्युनिसिपल टैक्स का रेट बता देते हैं। तो अगर म्युनिसिपल टैक्स का रेट बताया हुआ है तो वो मल्टीप्लाई किससे होगा? म्युनिसिपल वैल्यू से। क्या रेट बताया हुआ? हाँ सर बताया हुआ है, नीचे देखो। तो रेट है 10%, ऊपर लिख लो यहां पे। इसे ढूंढना नहीं पड़ेगा ना, डेटा ऊपर मिल जाएगा। ओके, लीज रेंट दिया हुआ है। अब ना कुछ फालतू की चीजें दी हुई हैं। ये लीज रेंट क्या होता है सर? मैं आपको बता रहा हूं, 2 मिनट लगेगा मुझे बताने में, मैं बहुत जबरदस्त बताने वाला हूं। ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली। हाउस प्रॉपर्टी हेड ऑफ इनकम में जो असेसी है, ही मस्ट बी द ओनर ऑफ द बिल्डिंग, ही नीड नॉट बी द ओनर ऑफ द लैंड। ही नीड नॉट बी द ओनर ऑफ द लैंड, ही मस्ट बी द ओनर ऑफ द बिल्डिंग। और ये बात मैंने एकदम एचपी के पहले क्लास में जो चार्जेबिलिटी सेक्शन है, सेक्शन 22, उसमें बोला था कि यू मस्ट बी द ओनर ऑफ द बिल्डिंग नॉट द लैंड। अरे आज हम लोग दुनिया जगह में जा जाके प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जमीन हम लोग को नहीं मिलती, वो बहुत कम केसेस में मिलती है। तुम किसी बड़ी बिल्डिंग में फ्लैट लोगे तो फ्लैट ही तो मिलेगा, जमीन थोड़ा मिल जाएगा नीचे का, खाली फ्लैट ही तो मिलेगा। तो लैंड का ओनर होना जरूरी नहीं है। अब सोचो कि जो असेसी है वो बिल्डिंग का तो ओनर है, पर जो लैंड है ना वो रेंट पर है, तो उसके लिए उसको रेंट देना पड़ता है, तो दैट्स एन एक्सपेंडिचर। ठीक है, असेसी बिल्डिंग का तो ओनर है पर लैंड का ओनर नहीं है, और लैंड के लिए उसको लीज रेंट पे करना पड़ता है, तो ये तो एक्सपेंडिचर है। पर क्या इसका रिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। अच्छा, यहां लिखा हुआ है लीज रेंट डैश, क्यों? क्योंकि कोलकाता हाउस जो है वो फ्री होल्ड लैंड पे है। फ्री होल्ड लैंड का मतलब पता है? लैंड जिसके आप ही मालिक हो उसको बोलते हैं फ्री होल्ड लैंड।
अ लैंड जिसके मालिक असेसी ही हैं तो उसे फ्री होल्ड लैंड कहते हैं, तो उसका रेंट तो लगेगा नहीं। लेकिन जो मुंबई वाला घर है ना वो लीज होल्ड लैंड पर है। किस पर है? लीज होल्ड लैंड पर। मतलब मुंबई वाले घर के तो वो ओनर हैं, सचिन इज द ओनर ऑफ द मुंबई हाउस, बट वो मुंबई हाउस जिस लैंड पे टिका हुआ है वो लैंड उनका खुद का नहीं है, लैंड का लीज होल्ड है, तो लीज रेंट देना पड़ता है। तो वो मेरे काम का नहीं है, इसीलिए देखो मैंने बगल में क्या लिखा है। तुमको क्या लगता है क्वेश्चन पेपर में रिलेवेंट लिखा हुआ आया होगा? वो मेरे लिए कोई काम का फिगर नहीं है। तो इधर देखो, कोलकाता हाउस के सामने लीज रेंट डैश है बिकॉज फ्री होल्ड लैंड है तो उस पर कुछ है नहीं। लेकिन मुंबई हाउस में लीज रेंट लिखा है 150 रुपया पर मंथ, उसका कुछ होना नहीं है, उसका कोई डिडक्शन आपको मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट, रिपेयर्स इंश्योरेंस का कोई डिडक्शन नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% तो मिलता है तो उसका अलग से कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला। ग्रेट। अच्छा, जिसका हमें डर था वो आ गया, वैकेंसी। वैकेंसी के बारे में अभी चिंता करना है कि सम्स के बीच में चिंता होगा? एक बार चेक करो तो कोलकाता वाले में वैकेंसी है क्या? नहीं सर, बगल में 0 लिखा है। ठीक है, मुंबई वाले में है, हाँ सर है, 2 महीने है। और फिर लास्ट वाला घर 3 महीना, उसमें भी वैकेंसी है। देखेंगे क्या होता है, बाद में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, ये मेरे काम का है, हाँ सर है, इसका रिडक्शन मिलता है अपने को। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, म्युनिसिपल टैक्स का रिडक्शन किस पे मिलता है? पेमेंट बेसिस। म्युनिसिपल टैक्स किस पे मिलता है? पेमेंट बेसिस। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन का किस पे मिलता है? अक्रूवल बेसिस। नाउ ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली, ये तुमको एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है? ये एडजस्टमेंट्स तुम्हारे आंखों के सामने है। पहला एडजस्टमेंट पढ़ते हैं जरा, ठीक है? अच्छा, उसमें जाने के पहले मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूं कुछ तुमको। कोलकाता वाला जो हाउस है वो लेट आउट है, लॉप लेट आउट प्रॉपर्टी, तो उसका कैलकुलेशन लेट आउट में जैसे फुल फॉर्मेट होता है वैसे ही होगा। मुंबई वाला जो हाउस है वो भी लेट आउट है। देखो, लेट आउट टू एम्प्लॉय विच इज नॉट नेसेसरी फॉर, मतलब जरूर वो धंधे के लिए नहीं है, वो बकायदा रेंटल। एक होता है कि हमने एम्प्लॉयज को लेट आउट किया फॉर कमर्शियल पर्पज से हमारा फायदा होगा, एम्प्लॉयज को कम रेंट पे घर दे दिया रहने के लिए, तो बिजनेस के लिए फायदा होगा। मैंने ये भी एग्जांपल ऑफ आईटीसी, आईटीसी के हेडक्वार्टर के बगल में ही आईटीसी की शानदार रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जिसमें आईटीसी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं, ठीक है? तो वो एम्प्लॉय लोग को रेंट कमाने के लिए थोड़ा ना दिया है, इसलिए दिया है कि एम्प्लॉय अगर बगल में रहेगा तो कंपनी को फायदा होगा, टॉप एम्प्लॉयज। तो वो वाला केस अगर है तब तो वो पीजीबीपी में जाता है, तब तो उसका डिप्रिशिएशन मिलता है, उसका एचपी कैलकुलेशन नहीं होता। लेकिन यहां क्या लिखा है पढ़ो, लेट आउट टू एम्प्लॉय विच इज, तब तो ये एचपी में जाएगा सर, तब तो ये एचपी में जाएगा और उसका कैलकुलेशन बकायदा एचपी की तरह ही हम लोग करेंगे। और जो लास्ट वाला घर है ना, चंडीगढ़ वाला, सेल्फ ऑक्यूपाइड घर में सर कोई डेटा काम का नहीं होता, सिर्फ एक ही डेटा मुझे चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में, माइंड यू, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, इधर देखो, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का एक्चुअल रेंट तो होता नहीं है तो डैश, ठीक है? म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 55,000, कोई काम का है? डैश। लीज रेंट वो है नहीं, कुछ नहीं। रिपेयर कोई काम का नहीं है, इंश्योरेंस कोई काम का नहीं है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 3 महीने का वैकेंसी था, मतलब 9 महीना वो खुद रहे और 3 महीने बंद पड़ा था, कुछ नहीं होगा, खाली एक ही फिगर मेरे काम का है, इंटरेस्ट ऑन लोन 15,000। ये अप्रोच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सर, अब नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, मैं पहले से बता देता हूं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 चीजों के बारे में, एक म्युनिसिपल टैक्स और एक इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। म्युनिसिपल टैक्स का रिडक्शन मिलता है पेमेंट बेसिस पे, तो इन्होंने क्या बोला, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 सचिन पेड म्युनिसिपल टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ कोलकाता हाउस फॉर, तो कलकत्ता वाला जो घर था उसके लिए उन्होंने इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पेमेंट किया है? फॉर 2 ईयर्स, 2 साल का इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सॉरी 2 साल का म्युनिसिपल टैक्स पे किया है, ठीक है? कोलकाता हाउस में तो 2 साल का पूरा रिडक्शन मिल जाएगा। बोला करंट ईयर का भी पे किया 22-23 का और पिछले साल 21-22 का भी पे किया है, तो 2 साल का रिडक्शन मिलेगा। ऊपर जाओ, ये 70,000 रुपए क्या म्युनिसिपल वैल्यू,
टैक्स का रेट कितना है 10%, म्युनिसिपल टैक्स का, तो 10% 70,000 7,000, 2 साल का कितना 14,000। इससे तुम मिस्टेक नहीं करोगे, तुम ऊपर ही सॉल्व करके सही माइनस करोगे। ओके ठीक है, तुम सही सॉल्व करोगे 2 साल का। अच्छा, व्हाट अबाउट मुंबई हाउस? हाउएवर फॉर मुंबई हाउस म्युनिसिपल टैक्स फॉर द लास्ट क्वार्टर इज अनपेड। मतलब आपने साल में 3 क्वार्टर का पे किया है, चौथे क्वार्टर का पे नहीं किया, तो कितना पेमेंट किया 3 क्वार्टर का, तो इंटू 3/4। वेट, मुंबई हाउस का म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 80,000, टैक्स रेट कितना है 10%, पेमेंट कितना किया 3 क्वार्टर का, ठीक है, तो यही डिडक्शन मिलेगा आपको, दैट्स ऑल। सही है ना? चंडीगढ़ वाला जो घर है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया कि म्युनिसिपल टैक्स कितना पे हुआ नहीं हुआ, क्योंकि कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, वो तो कट जाएगा सीधा ही। चंडीगढ़ वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो म्युनिसिपल टैक्स का रिडक्शन मिलता ही नहीं है, ठीक है, तो उसका इन्होंने बताया नहीं, चाहिए भी नहीं। तो म्युनिसिपल टैक्स का रिडक्शन आपको मिलता है ऑन, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन मिलता है ऑन, ये पीजीबीपी नहीं है, पीजीबीपी में इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट बेसिस पे होता है, बिफोर रिटर्न फाइलिंग डेट 43 भी, यहां अक्रूवल है। तो अभी पढ़ो, इन रेस्पेक्ट ऑफ चंडीगढ़ हाउस, चंडीगढ़ हाउस का इंटरेस्ट ऑन लोन तो काम का है, आउट ऑफ द करेंट ईयर्स इंटरेस्ट 2000 इज स्टिल, अच्छा करेंट ईयर का इंटरेस्ट कितना है 15,000, चंडीगढ़ वाले घर का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 15,000, 15,000 में से 2,000 अभी भी ड्यू है, 13,000 पे हुआ है, कोई फर्क पड़ता है नहीं सर, पूरे 15,000 का रिडक्शन मिलेगा। तो दिस डेटा इज हो गया सॉल्व सम। अब कर लेंगे फटाक से, अब करते हैं एक एक करके। पहली बात आप बता दो कि भाई हाउस प्रॉपर्टी में हम ओनरशिप ऑफ बिल्डिंग चेक करते हैं, जमीन की ओनरशिप चेक नहीं करते। पहला, हाउस एट कोलकाता, कोलकाता हाउस का एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, जो म्युनिसिपल वैल्यू है वही है सर 70,000 रुपीज, 70,000, और एक्चुअल रेंट कितना है 60,000, वैकेंसी है नहीं, 0 मंथ्स का वैकेंसी है, तो 70,000 और 60,000 विच एवर इज हायर, तो जीएवी कितना लेंगे 70,000, नीचे देखो एक्सपेक्टेड रेंट 70,000, एक्चुअल रेंट 60, जीएवी 70,000, हायर ऑफ द टू, लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, वो निकाल सकते हैं। हाँ सर, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी थी 70,000, म्युनिसिपल टैक्स 10%, कितने साल का पेमेंट किया 2 साल का, 14,000 माइनस करो, तो एनएवी कितना आया 70 माइनस 14 56,000। अब आपको 2 रिडक्शन लेस करने हैं, लेस डिडक्शन है 24 से 30% ऑफ 56,000, 16,800, और दूसरा क्या लेस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है ये देखो 7,000 लेस कर दो, यू गॉट योर फर्स्ट एचपी इनकम 32,200। पहला वाला सॉल्व हो के आ गया। यही तो रिवीजन है, रिवीजन और क्या होता है, रिवीजन का मतलब क्या है कि भाई चैप्टर की मेन बातें पता हो, तो वो अलग से रिवीजन बनाया हुआ है मेरा वीडियो तुम लोग के लिए, और दूसरा क्या सम्स के थ्रू भी तो रिवीजन ही हो रहा है, जो एचपी तुम एकदम भूल बिसर गए थे वो जो कर रहे हो, उसमें जो तुमको तकलीफ हो रही है, हाय राम ये नेचुरल याद नहीं आ रहा बोलने पे याद आ रहा है, यही तो रिवीजन हो रहा है कि बोलने पे याद आ रहा है तो अब याद आ गया, तो दिस इज अ काइंड ऑफ रिवीजन ओनली। एक तो अप्रोच भी सम्स का समझ में आ रहा है, ऊपर से रिवीजन भी हो रहा है। नेक्स्ट, हाउस एट मुंबई,
मुंबई हाउस का भी म्युनिसिपल वैल्यू देख लो कितना है, एक्चुअल में देख लो कितना है, पर यहां सर एक प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम इज वेकेंसी। इधर देखिए, मुंबई वाले घर में अभी यहीं पे बोर्ड पे सॉल्व हो जाएगा, नीचे भी जाने की जरूरत नहीं है। म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 80,000। दिस इज म्युनिसिपल वैल्यू 80,000, यही एक्सपेक्टेड रेंट है और कोई वैल्यू है नहीं, एक्सपेक्टेड रेंट 80,000। एक्चुअल रेंट पढ़ो क्या लिखा है यहाँ, 75,000। कितने का ये? 10 महीने का अगर 75,000 तो एक महीने का कितना? 7,500। 12 महीने का कितना? 90,000। 75,000 तो मिला है मुझे, पर उसकी एनुअल रेंट कितनी? 90,000। जब हम बोल रहे हैं कि हमारी एनुअल रेंट है 90,000, जबकि सरकार बोल रही है कि एक्सपेक्टेड कितना 80,000, तो हम लोग तो बल्कि ज्यादा ही बता रहे हैं, तो हम तो अच्छा काम ही कर रहे हैं। असेसी इज ऑनेस्ट। तो इस केस में जब वो ऑनेस्ट होता है और वैकेंसी वाला केस होता है, तो वैकेंसी में जेवी का फॉर्मूला या तो ईआर या एआर होता है। तो अगर असेसी ऑनेस्ट है, उसका वैकेंसी माइनस करने के पहले जो एनुअल रेंट आ रहा है इट इज हायर, इट इज हायर 90,000, तो वही लेंगे ना फिर, तो वो जो बोलेगा वही चलेगा। तो वो बोल रहा है कि 90,000 मेरा एनुअल है पर 2 महीने की वैकेंसी है, तो मेरे हाथ में 75 आया है, तो 75 ही आंसर है फिर। तो जीएवी इक्वल टू 75,000। इधर देखो ये क्या लिखा है, अब मैं कुछ बताना चाहता हूं। क्वेश्चन में ना ब्रैकेट में 10 मंथ्स लिखा हुआ नहीं था, वो मैंने लिखा है। क्वेश्चन में तुमको केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है? जैसे वो सिर्फ 75,000 लिख देंगे तो तुमको कैसे पता चलेगा ये 10 महीने का है कि 12 महीने का है? भाषा देखो, क्या यहां एनुअल रेंट की रेंट रिसीव्ड है? रेंट रिसीव्ड 75,000, और नीचे इन्होंने अलग से लिखा है वेकेंट फॉर 2 मंथ्स। अगर वेकेंट फॉर 2 मंथ्स है, इसका मतलब है रेंट रिसीव्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 10 मंथ्स। तो 10 महीने का रेंट है ना 75,000, ठीक है? तो ये बात तुमको ढूंढना पड़ेगा, ये सम्स बोलने वाला नहीं है, ये 10 मंथ्स बॉस, दिस आई हैव रिटन, ओके? इट विल नॉट बी रिटन इन एग्जाम। वो तुमको सोचना पड़ेगा कि देखो यार वैकेंसी नीचे 2 महीना बोला, रिसीव 75 है, तो ये 10 महीने का ही है, तो एनुअल रहा होगा 90,000। ओके, क्लियर है ये? एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? 80। एंड आपकी एनुअल एक्चुअल रेंट कितनी है? 90। वैकेंसी माइनस करने के पहले तुलना होना चाहिए कि नहीं? ऐसे ही तो करते थे, ऐसे ही तो करते थे, वैकेंसी माइनस करने के पहले तुलना करते थे, ठीक है? कि 80 और 90। अब देखो, देख के साफ लग रहा है कि बंदा तो ईमानदार है। मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, हालांकि वो सम्स में है नहीं। अगर मान लो एक सम के अंदर वैकेंसी भी दिया है और अनरियलाइज रेंट भी दिया है, अनरियलाइज रेंट का मतलब होता है वैकेंसी नहीं, वो अलग चीज है। वैकेंसी मतलब बंद पड़ा था, अनरियलाइज मतलब टेनेंट रहा था बट पैसा नहीं दिया, बैड। तब वहां पे फंडा क्या होता है कि आप एनुअल एक्चुअल रेंट में से पहले अनरियलाइज रेंट माइनस कर लो, फिर जो फिगर आएगा उसमें वैकेंसी माइनस, रुक जाओ अभी मत करना, उस फिगर से पहले कंपेयर करना। तो यहां अनरियलाइज रेंट का तो चक्कर है नहीं, तो सीधा एक्चुअल एनुअल से मैंने ईआर को कंपेयर किया, देख के लगता है बंदा तो ईमानदार है, इसका रेट तो सरकार के बताए हुए रेट से ज्यादा है, तो ये जो बोलेगा वही होगा। तो यहां जीएवी का फॉर्मूला क्या होगा? जीएवी इक्वल टू एआर। एआर का मतलब एक्चुअल, तो अब एक्चुअल तो 75 है ना, तो अब वैकेंसी माइनस करो, क्या है एक्चुअल? 75, तो यही तुम्हारा आंसर है। तो जीएवी इक्वल टू 75। वैकेंसी के केस में वैकेंसी माइनस करने के पहले जो फिगर होता है उस फिगर को तुम एक्सपेक्टेड से कंपेयर करते हो, अगर वो फिगर एक्सपेक्टेड से ज्यादा है तो इसका मतलब बंदा ईमानदार है। जीएवी इक्वल टू एक्चुअल ले लो, तब एक्चुअल जो भी आएगा माइनस माइनस करके दैट इज योर फाइनल आंसर। आर बी ओके विद दिस? यही वो पॉइंट है जहां अटकते स्टूडेंट, देख रहे हो? इतने दिन बाद भी करोगे तो भी वो जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हुए सम्स में वो तुमको बचाएंगे, वो तुमको डूबने नहीं देंगे। अब हम लोग लेस क्या करेंगे? म्युनिसिपल टैक्स। इस प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यू कितना था? 80,000 इंटू 10% 8,000, 3 क्वार्टर का पे हुआ इंटू 3/4 कितना आएगा? 6,000। तो म्युनिसिपल टैक्स है 6,000। अंदर पूरा लिखा हुआ है सॉल्यूशन। एनएवी आ चुका है। एनएवी आने के बाद तो 2 चीजें माइनस करनी होती है, बहुत आसान है, माइनस कर दो। लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% एंड इंटरेस्ट ऑन लोन अगर है तो वो भी माइनस कर दो। दैट्स योर HP2।
और HP3 तो सर अति सिंपल है, NAV नील माइनस इंटरेस्ट 15,000 था। 15,000 का इंटरेस्ट दुनिया में जितनी भी लिमिट्स है 30,000 2 लाख सबके नीचे है, तो कोई चेक करने की जरूरत है ही नहीं, सीधा 15,000 माइनस करो, HP3 आ गया नेगेटिव। तो पहली प्रॉपर्टी में इनकम कितना था 32,200, 32,000 प्लस HP2 40,000, तो 72,000 अप्रॉक्स। 72,000 में से 15,000 माइनस हो जाएगा तो 57,000 आएगा, तो आंसर है 57,000। दैट्स योर अल्टीमेट आंसर। हो गया सम सॉल्व। ऐसा ही एक सम जो इससे भी थोड़ा बड़ा था, उसमें 4 प्रॉपर्टी थी, हमने क्लास में किया था, वो बुक के अंदर ही डाला हुआ था, 4 प्रॉपर्टी था, इसी टाइप का था। Now this one, question number 2, it's not a practical question, it's a theory question. Okay? ये भी आते हैं सर एग्जाम में, ये तो बल्कि ज्यादा गुड होना चाहिए, बिकॉज टैक्स के पेपर्स में क्या होता है, अ स्टूडेंट इज मोर कंफर्टेबल विद सम्स, लेकिन जैसे कुछ थ्योरेटिकल पूछो थोड़ा सा हिल जाता है, तो बल्कि ये क्वेश्चंस और जरूरी होते हैं कि बार बार रिवाइज कर लो और पढ़ते हैं। मैं अंदर इसमें जाने के पहले आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू समथिंग। HP चैप्टर में सेक्शन का रेंज क्या था, 22 से 27, 22 से 27। 27 किस चीज का होता है सर, डीम्ड ओनरशिप। डीम्ड ओनरशिप का मतलब क्या है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां लीगल ओनर कोई और है पर डीम्ड ओनर किसी और को मानेंगे। जैसे हस्बैंड अगर अपनी प्रॉपर्टी वाइफ को गिफ्ट कर दे, तो ऑल्दो वाइफ इज द लीगल ओनर, बट अंडर सेक्शन 27 हस्बैंड विल बी कंसिडर्ड द डीम्ड ओनर, और HP इनकम हस्बैंड की फाइल में टैक्स लगेगा। डीम्ड ओनर का पहला कंडीशन था, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टी मैंने खरीद लिया पर मेरे नाम पे अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुआ है, सेक्शन 53A ऑफ द TOP एक्ट के अनुसार, ऑल्दो मेरे नाम पे रजिस्टर्ड नहीं हुआ, पर आई एम द डीम्ड ओनर, उस पर HP इनकम होगा तो मेरा होगा, ठीक है। आजकल जमाने में क्या होता है कि आप किसी भी बड़े बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने जाओ, तो फ्लैट खरीदने के बदले वो लोग एक कंपनी या कोऑपरेटिव बना के रखते हैं, उससे आपको शेयर्स दे देते हैं। तो जिसके पास भी कोऑपरेटिव कंपनी का शेयर्स है वही इनडायरेक्टली फ्लैट का डीम्ड ओनर है ना, ये कंसेप्ट है। पहला सवाल, डिस्कस द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स एक्ट। पहला पॉइंट, हाउ प्रॉपर्टी इनकम इज टैक्सेबल व्हेन देयर इज डिस्प्यूट इन ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी। अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज डिस्प्यूटेड, पता नहीं कि असली ओनर कौन है, तब आप सबसे पहले सेक्शन 27 में जाओगे। सेक्शन 27 मोस्ट ऑफ द केसेस में बता देता है कि भाई इन केसेस में लीगल ओनर कोई और है, डीम्ड ओनर कोई और है, जो डीम्ड ओनर है उसी के हाथ में HP इनकम टैक्सेबल। फॉर एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, दशरथ मर गए, अपना प्रॉपर्टी अपने बेटों के नाम पे छोड़ के गया, ABCD 4 बेटे थे, ठीक है, ABCD 4 बेटे, उनके नाम पे अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के गया और बोल दिया ये प्रॉपर्टी का कभी विभाजन नहीं होगा, इम्पार्टिबल एस्टेट, क्या बोलते हैं उसको, इम्पार्टिबल एस्टेट। तो अब चारों में से लेकिन जो कंट्रोलिंग राइट्स है वो एक है, किसका है, ए का। तो भले ही 4 लीगल ओनर है, डीम्ड ओनर कौन माना जाएगा, ए माना जाएगा, होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल एस्टेट हु हैज कंट्रोलिंग राइट्स, तो ए के फाइल में HP इनकम डाल के उसे टैक्स लिया जाएगा। तो इन लोगों का कहना है कि जनरली अगर कभी डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी के मामले में, तो आप 2 चीजें देखना, नंबर 1, उस प्रॉपर्टी से आने वाला इनकम किसके हाथ में जा रहा है, या फिर वो प्रॉपर्टी किसके पोजेशन में है, ठीक है। इन 2 चीजों से आपको पता चल जाएगा कि हु इज द रियल ओनर, और आप सेक्शन 27 तो रेफर कर ही सकते हो। तो यहां पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लो, डीम्ड ओनर अंडर सेक्शन 27, वो भी बोल देना चाहिए हम लोग को, ठीक है, कि भाई एक तो होता है कि किसको इनकम आ रही है, दूसरा किसके पोजेशन में, और तीसरा डीम्ड ओनर वाला जो टॉपिक है उससे भी कुछ कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं। सेकंड वाला पढ़ना जोर से। जब हम लोगों ने ना HP चैप्टर चालू किया था, सेक्शन 22 चार्जेबिलिटी, वहां पे बताया था बिल्डिंग लेट आउट करने से जो रेंटल इनकम आता है वो HP में जाता है। पर अगर आपने बिल्डिंग लेट आउट नहीं किया, आपने वेकेंट लैंड किया है, आपने प्लांट मशीनरी फर्नीचर लेट आउट किया है, आपने होर्डिंग्स वगैरह के लिए जगह दिया है,
तो सर वो सब एचपी इनकम में नहीं आएगा। अच्छा, जो एचपी इनकम में नहीं आएगा कहां जाएगा? दो ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो आईएफओएस या पीजीबीपी। अब अगर उस बंदे का रेगुलर धंधा है तो पीजीबीपी, नहीं तो 90% चांस है आईएफओएस। पर हम दोनों लिख के आएंगे एग्जाम में। यहां होर्डिंग दे रहा है। होर्डिंग क्या होता है? बहुत सारे, जैसे ये सेंटर ही के बाहर ये मेरा बोर्ड लगा हुआ है, तुम लोगों को तो बोर्ड बाहर से दिख रहा होगा, ग्लास से बाहर, ये रहा बोर्ड। तो ये इतना लंबा जो बोर्ड लगा हुआ है, यहां पे जहां मेरा नाम लिखा हुआ है, ये 96 फीट टू बी एग्जैक्ट, इतना लंबा बोर्ड है ये। हाइट 6 फीट, लेंथ 96, इतना बड़ा बोर्ड। अब मैं यहां पे एक काम कर सकता हूं ना, कि मैं सेंटर के बाहर जो मेरा इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है ज्यादा, उसको हटा देता हूं और उसके बाद लिखा रहेगा लक्स कोजी, वो है ना एक कंपनी, लक्स कोजी का होर्डिंग लगवा देता हूं, तो उससे कुछ इनकम आ जाएगा। बट क्या मैंने उनको बिल्डिंग लेट आउट किया है कि ये होर्डिंग लेट आउट किया है? होर्डिंग खाली डिस्प्ले, तो ये ऑब्वियसली एचपी में जाने वाला नहीं है। तो ये कहां जाएगा? आईएफओएस या पीजीबीपी, 90% चांस। लेकिन अगर हम लिखने जाएंगे तो हम दोनों लिख के आएंगे एग्जाम में, हम रिस्क नहीं लेंगे। पढ़ो 2 नंबर। रूफ मतलब वही बिल्डिंग के ऊपर जो छत्ता वहां पे होर्डिंग लगा, ऐसा होता है, बहुत ज्यादा होता है सब आजकल, ठीक है। तीन नंबर छोटा क्वेश्चन है बट इजी है, गुड भी नहीं है। मैं याद दिलाना चाहूंगा सबको, सेक्शन नंबर 25 था। तुम सेक्शन नंबर मैं बोल रहा हूं नहीं याद रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट बोल रहा हूं मैं। अगर मान लो कि पुराने किसी साल का जो बैड डेट था, अनरियलाइज रेंट, वो अगर अभी रिकवर हो गया तो इस साल की डीम्ड इनकम, ठीक है। या फिर पिछले सालों में रेंट हम लोग बढ़ाने की बात कर रहे थे, मामला कोर्ट में चल रहा था, फैसला मेरे फेवर में आ गया और कोर्ट ने बोला इंक्रीज्ड पोर्शन देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं अरियर्स ऑफ रेंट। तो वो भी इस साल अगर मिला तो इस साल की डीम्ड इनकम। इन दोनों ही केसेस में सेक्शन 25 में जब अनरियलाइज रेंट रिकवर हो रहा है या अरियर्स ऑफ रेंट रिकवर हो रहा है, उस समय वेदर और नॉट आई एम द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी डज नॉट मैटर, स्टिल इट विल गो अंडर विच हेड? एचपी इनकम ओनली। सेक्शन 25 की सबसे खास बात क्या थी, कौन बताएगा? ये 25A है। 25A की सबसे खास बात क्या थी? सेक्शन 25A का सबसे खास बात, इस साल जो भी अरियर्स ऑफ रेंट मिला है या अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर हुआ, वो टैक्सेबल अंडर एचपी, वेदर और नॉट आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी डज नॉट मैटर। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो क्लिक करना चाहिए तुमको सम्स करते वक्त क्लिक करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, 30% डिडक्शन मिलेगा। पर ये 30% 24 का ए में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा 25A में। 25A, नॉट 25 का ए, 25A, 25 कैपिटल है। आओ पढ़ते हैं, जल्दी से पढ़ दो। ओके वेट अ सेकेंड, मुझसे करेंट ईयर का एचपी इनकम आप नहीं पूछ रहे हो, मुझसे सिर्फ आप पूछ रहे हो कि अरियर रेंट वाले का ट्रीटमेंट बताइए। एक स्टूडेंट जो है वो इसमें क्या कर सकता है कि अरियर भी बता देगा और करंट ईयर का भी निकाल के बता देगा। करंट ईयर का आपसे कोई पूछ नहीं रहा है, आपसे पूछा बस अरियर मिला, उसका बताओ क्या होगा, तो खाली अरियर का बताना है मेरे को। आओ पढ़ते हैं। दो साल के लिए दिया था, मतलब 1/4/20 से लेके 31 मार्च 2022, ठीक है। तो तुम्हारे प्रीवियस ईयर के जस्ट पहले खत्म हो गया, 31 मार्च 22 में 2 साल खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारे प्रीवियस ईयर के जस्ट पहले खत्म हो गया। तो फिर हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि 2 साल में उसने 5,000 दिया था और मामला चल रहा था अरियर्स ऑफ रेंट का कि 8,000 होना चाहिए भाड़ा, और कोर्ट में केस जीत गया लैंडलॉर्ड, तो अब 8,000 होना चाहिए था भाड़ा, तो एक्स्ट्रा कितना? 3,000 पर मंथ। तो 3,000 पर मंथ इंटू 2 साल, 3,000 पर मंथ इंटू 2 साल इंटू 12 महीना, 72,000 रुपया। वो 72,000 रुपया जो अरियर्स ऑफ रेंट है वो 22-23 में मिलने वाला है। तो 22-23 में क्या मिल रहा है? 72,000, तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। 72,000 माइनस 30%, स्टैंडर्ड डिडक्शन 25 है। वाइल ओके, तो 2 साल बाद जब खत्म हुआ 31 मार्च 22 को, तो 1 अप्रैल 22 को लोग रिन्यू कर रहे हैं एग्रीमेंट, वापस से मतलब लेट आउट कंटिन्यू रिन्यू हो रहा है।
इट वॉज प्रोवाइडेड दैट राहुल शैल ऑल्सो पे अ रिवाइज रेंट ऑफ 8,000 रुपया पर मंथ विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे कोर्ट में मामला नहीं गया, उल्टे आपस में इन लोग का तय हो गया। जैसे 2 साल में एग्रीमेंट खत्म हो गया, अब वो जो मकान मालिक है वो लैंडलॉर्ड जो टेनेंट को बोलता है, देखो बॉस मैं तुमको इस प्रॉपर्टी में कंटिन्यू करने दूंगा, पर तुमने 2 साल तक मेरे को रेंट बहुत कम दिया है, तो उसका बढ़ावा मुझे रेंट एक्स्ट्रा दो तब। तो बोला हाँ ठीक है दे देंगे। तो अरियर्स ऑफ रेंट इस बार आपस के एग्रीमेंट से हो रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ कोर्ट। तो कितना रुपया मिलेगा? 3,000 इंटू 2 साल इंटू 12 महीना, 72,000 रुपया लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन का सेक्शन नंबर इस बार 24 क्लॉज ए नहीं है, 25 ए है। ठीक है, हो गया। तो सम तो छोटा सा ही था। नेक्स्ट, ये भी मैं याद दिलाना चाहूंगा अगेन, फर्स्ट क्लास ऑफ एचपी में सेक्शन 22 में हमने सीखा था कि एचपी इनकम में वो प्रॉपर्टी कैसी भी हो सकती है, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, वेयर हाउस, गोडाउन, शोरूम, इवन फॉरेन प्रॉपर्टी। इवन तो फॉरेन प्रॉपर्टी भी अगर लेट आउट हुआ उससे इनकम आ रहा है तो वो इंडिया में एचपी इनकम में टैक्सेबल है। वही है, पढ़ो। सचिन का इनकम निकालना है। सचिन के पास लंदन में एक घर है, उसने लेट आउट कर रखा है 10,000 रुपया पर मंथ। 10,000 रुपया नहीं, 10,000 पाउंड पर मंथ। पाउंड का सिंबल होता है एल, बीच में कट के, ठीक है ना। डॉलर का तुम जानते हो एस, फिर ऊपर से 2 स्ट्राइक। पाउंड का होता है एल, बीच में 2 स्ट्राइक। मतलब इस तरह से एल ऐसे नहीं लिखते, एल को थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं और फिर ऐसे। दैट्स द सिंबल ऑफ पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड और स्टर्लिंग एक ही चीज है। तो ये रेट है, अगर आप पाउंड में मेरे को बताओगे तो यू हैव टू टेल मी पाउंड का रुपीस कन्वर्जन रेट, तो वो नीचे लिखा हुआ है। फॉरेन प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन का स्टाइल वही रहता है जैसे नॉर्मल है, सब कुछ वैसे ही लेस करना है। म्युनिसिपल टैक्स पे हुआ है वहां पे, पेड टू द लंडन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 8,000 पाउंड। तो जितना पे हुआ है उतना माइनस कर लो, 8,000 पाउंड। 8,000 पाउंड 90, ठीक है। आओ कैलकुलेट करते हैं। प्रॉपर्टी का, हेलो, प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड रेंट तो आपने बोला नहीं है, तो जो एक्चुअल रेंट है वही होगा जीएवी। तो जीएवी इक्वल टू 10,000 पाउंड पर मंथ, तो इंटू 12। पाउंड है तो रुपीस में करो, इंटू 90। 1 लाख नहीं, 1,08,00,000, सही है ना। 1,08,00,000 का रेंट आ रहा है, माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, तो 8,000 पाउंड इंटू 90, 7,20,000। एनएवी आ गया। एनएवी में से 2 चीजें माइनस होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% और इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन बोला नहीं है सब में, तो 30% माइनस कर दो। दिस इज योर आंसर। हो गया रिकैप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गुड है। इस आदमी को 3 एचपी इनकम हो रहा है। टोटल कितना एचपी इनकम हो रहा है? 3। एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। कंप्यूट इनकम फ्रॉम एचपी ऑन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मिस्टर कार्तिक। नंबर 1, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। कमर्शियल प्रॉपर्टी से जो रेंट आता है वो भी एचपी इनकम में टैक्सेबल है ना। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स करंट ईयर रेंटल इनकम। सी आई विल टेल यू वन लास्ट थिंग एवरीवन, आज के दिन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बहुत इजीली अवेलेबल है, बट एट द सेम टाइम कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन, इतना नॉलेज जो इतने इजीली अवेलेबल था आज है, उतना पहले कभी नहीं था। बट सिर्फ क्या तुमको अवेलेबल है कि सबको अवेलेबल है? सबको है। तो अमंग द स्टूडेंट्स भी तो कंपटीशन लेवल बहुत हाई होते जा रहा है।
तो तुमको मेहनत तो करनी पड़ेगी. यू हैव टू बी इन द टॉप 10 और 20%, तब जाके तुम क्लियर करोगे. तो मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, करंट ईयर रेंटल इनकम. नंबर 1, कार्तिक कंस्ट्रक्टेड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. ग्रेट. कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबली प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट होगा. देखते हैं. रेंटल इनकम रिसीव्ड, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, लोन लिया है. ओके, वेट अ सेकेंड, लिसन टू मी ऑल ऑफ यू. क्या यहां पे मुझे म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट ये फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट कुछ दिया है? नहीं, सिर्फ मुझे एक्चुअल रेंट दिया है. तो मेरा जीएवी क्या होगा? वही होगा सर, एक्चुअल रेंट माइनस म्युनिसिपल टैक्स पे कर दूंगा 8,000. ठीक है. अब इंटरेस्ट ऑन लोन में थोड़ा चोचला है. इंटरेस्ट ऑन लोन में प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट वगैरह हो सकता है. वेट, ही हैड टेकन अ लोन ऑफ 25 लाख रुपया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन 1/8/2020 फ्रॉम एसबीआई एट द रेट ऑफ 10% फॉर 5 years. अच्छा, 2020 में लोन लिया है 5 साल के लिए, तो 2025 में पे होगा. तो इसका बोलने का मतलब है कि अल्टीमेटली तुम्हारे वाले ईयर में तो लोन पेमेंट हुआ नहीं है, तो तुम्हारा वाला जो 22-23 प्रीवियस ईयर है उसका करंट ईयर का पूरा ब्याज निकलेगा. पहले एक बार करंट ईयर का इंटरेस्ट बोल दो मेरे को. दो 2020 में लोन लिया है, पे कब करोगे? 2025 में. 5 साल का लोन है भाई, 25 में पे होगा. ठीक है. तो पहले करंट ईयर का बता दो. सर करंट ईयर का तो वेरी इजी. लोन कितने का है? रेट बताइए. 10% और 25 लाख. ₹2.5 लाख. अब मेहनत करनी है किस चीज पे? प्री एक्विजिशन. मेरी बातों को गौर से सुनते रहना. इन्होंने लोन लिया था 1 अगस्त 2020 को, ये इनकी डेट है. ठीक है. तो यहां से लोन चालू हो रहा है. प्रॉपर्टी कब कंस्ट्रक्ट होके रेडी हो गया? मतलब ये सम्स थोड़ा अलग है. नॉर्मली हमने जितने भी सम किए थे वहां प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन तुम्हारे प्रीवियस ईयर के बीच में होता था 22-23 में. यहां पर कंस्ट्रक्शन खत्म कब हो गया? पहले ही खत्म हो गया. तुम्हारा ईयर है 22-23, उसके पहले ही 21-22 में खत्म हो गया. 21-22 में कंस्ट्रक्शन हो गया. प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट कब तक का होगा? 1 अगस्त 2020 से लेकर, बना कब है? 30 जून 21, तो इसके पहले 31 मार्च 21 तक. तो प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट है 1/8/2020 टू 31 मार्च 2021. बना कब है? 30 जून 2021 को. करेक्ट, 30 जून 2021. तो उसके पहले 31 मार्च को टर्मिनेट हो जाएगा. कितना आएगा? नहीं, कितना महीना हुआ पहले वो बताओ देख के. 8 months. दिस इज हाउ मच? 8 months. 8 months का हम ब्याज निकाल सकते हैं. हाँ सर, 25 लाख इंटू 10% इंटू 8/12. ठीक है, दैट इज प्री एक्विजिशन. हाउ मच इज इट कमिंग? 1,66,000 समथिंग. अब ये एक ही बार में मिल जाएगा कि 5 टुकड़ों में मिलेगा? डिवाइड बाय 5 करके बोलो. तो इन प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट आ रहा है 25 लाख इंटू 10% 8/12 इक्वल टू 1,66,667. अब इसको 5 बार में मिलेगा आपको 1/5 करके, तो 33,333, मतलब 33,000 बोल लूं एक बार में. तो हर साल कितना मिलेगा? 33,000. वेट, 21-22 में 33,000 मिल चुका होगा. 22-23 में भी तो 33,000 मिलेगा ना. 23-24 में भी 33,000 मिलेगा. 24-25 में भी. तो मेरा ईयर कौन सा? 22-23. तो मेरे ईयर में भी तो मुझे
33,000 तो मिलेगा ही, सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 33,000। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 33,000 5 बार मिलेगा, तो पहली बार मिला होगा 21-22 में, वो तो मिल चुका। तो अब ये तो सेकंड ईयर चल रहा है 22 से, इसमें भी तो मिलेगा, तो जोड़ो 33,000। तो करंट ईयर का 2.5 लाख और पुराना वाला 33,000 वो भी आएगा, तो टोटल आपको पता है कितना है? यू कैलकुलेटेड इट। तो फर्स्ट पार्ट तो एकदम सर आराम से सॉल्व हो जाएगा। जीएवी कितना होगा? एक्चुअल रेंट विच इज 30,000 इंटू 12 महीना 3,60,000 माइनस 8,000 का ये है म्यूनिसिपल टैक्स, वो माइनस होगा, एनएवी आएगा, उससे 30% लेस होगा, उससे इंटरेस्ट लेस होगा। ओके, इंटरेस्ट यू हैव कैलकुलेटेड लेस इधर जीएवी इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट, बिकॉज एक्सपेक्टेड तो है नहीं, तो जीएवी कितना है? 3,60,000 माइनस म्यूनिसिपल टैक्स 8,000, तो 3,52,000 एनएवी है, उसका 30% माइनस करो 1,05,600, ब्याज लेस करो 283,333, अल्टीमेटली नेगेटिव आ गया। दैट इज योर एचपी 1। ये तो लेट आउट प्रॉपर्टी है ना, हेलो, ये तो लेट आउट प्रॉपर्टी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तो इसमें ब्याज का कोई लिमिट होता है क्या? जैसे एक स्टूडेंट तुरंत चमक के बोला सर 283 आ रहा है पर मैक्सिमम तो 2 लाख मिलेगा, बॉस वो सेल्फ ऑक्यूपाइड में होता है, लेट आउट में थोड़ा कोई लिमिट है, नो लिमिट। ठीक है, क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आपको क्या मिल रहा है इस बार? अरियर्स ऑफ रेंट। तो अरियर्स ऑफ रेंट कितना मिल रहा है? 1,20,000। दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट इजी। अरियर्स ऑफ रेंट आपको मिल रहा है 1,20,000, टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट 1,20,000 माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन। ओके, क्या ये सेक्शन नंबर एग्जाम में बोलना जरूरी है? तुम नहीं जानते मत बोलो, पर गलत तो मत ही बोलना वहां पे, ठीक है? मैं पढ़ा रहा हूं 25 से, पर नहीं बोलोगे तो चलेगा, ऐसा कोई तुमत नहीं है, ठीक है? थर्ड, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में सर खाली एनएवी नील होता है, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन करते हैं, नेगेटिव आ जाएगा। इंटरेस्ट पेड 3 लाख का तो कतई मिलने वाला नहीं है, हम जानते हैं मैक्सिमम। और लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई फॉर परचेज ऑफ हाउस एज ओन रेसिडेंस सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर 22-23, तो मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको? टर्न करें, तीन एचपी में से 2 नेगेटिव थे बड़े अमाउंट्स के और एक पॉजिटिव था पर छोटा, तो अल्टीमेट तो नेगेटिव आना ही आंसर। तो इस इंसान को क्या हो रहा है? एचपी लॉस। ओके है। 6 नंबर इज अ सम्स, गुड सम। किस चीज के ऊपर है ये? को ओनरशिप, बट इन अ, हर बार कभी भी को ओनरशिप का सम्स हम लोग के सामने आता था तो 1:1 रेशियो होता था। इस बार रेशियो 1:1 नहीं है, इस बार रेशियो है
द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन कार्तिक एंड राहुल. बात करें. द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन कार्तिक एंड राहुल फॉर द लेट आउट पोर्शन. कुछ प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कुछ लेट आउट है. तो जो लेट आउट पोर्शन से जो इनकम आ रही है किस रेशियो में बटेगा? 3:1. ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन लोन भी इनमें किस रेशियो में बटेगा? 3:1. ठीक है, ये क्लियर. ये डेटा पहले से पता है 3:1 होने वाला है. अभी देखते हैं क्या होगा. मैं पहले बता देता हूं तो अच्छा रहेगा, थोड़ा इजी हो जाएगा. एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर 8 यूनिट्स हैं. कितने यूनिट्स हैं? 8 यूनिट्स हैं. 8 यूनिट में से 4 यूनिट तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है. 8 यूनिट्स है, मतलब सोचो बिल्डिंग में 8 फ्लैट है, तो 8 फ्लैट में से 4 तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है. 2 में कार्तिक यूज कर रहा है और 2 राहुल यूज कर रहा है, तो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड है. लेट आउट कितने हैं? 4. अच्छा, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले 2 यूनिट्स हैं, 2 यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय कार्तिक, 2 यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय राहुल, उसका कैलकुलेशन तो सर बहुत इजी होगा. एनएवी निल माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन. लेकिन वेट, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन जब करोगे सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो लिमिट होता है 30,000 2 लाख का. यू हैव टू रेस्पेक्ट दैट. और वो इंटरेस्ट ऑन लोन इन दोनों में किस रेशियो में बटेगा? 3:. ठीक है, मैं डेटा बोल रहा हूं, एक बार डेटा सुन लो, क्योंकि मेरा ये सम सुबह सुबह रिवाइज किया हुआ तो मुझे डेटा याद है. इस सम्स में ना आपको लोन नहीं बताया, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं बताया, आपको पीरियड प्री एक्विजिशन भी नहीं बताया. सीधा बस बोल दिया द इंटरेस्ट ऑन लोन इज 6 लाख. आपको फिगर ही पकड़ा दिया हाथ में. खाली मेरे को सुनते जाओ और मेंटल मैथ्स कर लो. इजी है. अल्टीमेटली दे हैव गिवन यू कि सर देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन पूरे प्रॉपर्टी का 6 लाख है. पूरे प्रॉपर्टी का 6 लाख है. उस पूरी प्रॉपर्टी में कितने यूनिट्स हैं? 8. और 4 यूनिट उसमें से क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड. तो सर पूरा इंटरेस्ट अगर कितना बोला मैंने? 6 लाख है. पूरा इंटरेस्ट अगर 6 लाख है तो 4 यूनिट्स का कितना है? 3 लाख. ठीक है, तो 3 लाख का ब्याज है. अच्छा, 3 लाख का ब्याज जो है वो इन दोनों में बंटना चाहिए. इन विच रेशियो? 3 लाख का 3:1 करो. इट विल कम टू आई थिंक 2,25,000 एंड 75,000 है ना. 3:1 में बांटोगे 3 लाख को तो 75,000 का मल्टीपल है, तो 2,25,000 और 75,000 आएगा. करेक्ट. लेकिन फिर ट्विस्ट, इन्होंने बोला, और एक बात याद रखता हूं, को ओनर्स के केस में प्रॉपर्टी पे जो लोन का लिमिट होता है, को ओनर का सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2-2 लाख सेपरेटली लेते हैं ना सबका. ठीक है, तो लेकिन एक प्रॉब्लम है. इन्होंने बोला लोन वाज टेकन बिफोर 1/4/1999, तो आपकी लिमिट 2 लाख होगी कि 30,000 हो जाएगी? 30,000. तो कायदे से तो इनका इंटरेस्ट ऑन लोन होना चाहिए था 2,25,000 एंड 75,000, पर लिमिट ही कितने का है? 30,000. तो 2,25,000 लिमिटेड टू 30,000 एंड 75,000 लिमिटेड टू 30,000. तो अल्टीमेटली दोनों का इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कितना होगा? 30,000 30,000. अब एक स्टूडेंट को लगेगा कि अभी तो लिखा था कि 3:1 में डिवाइड हो रहा है, तो फिर इक्वल अमाउंट कैसे हो गया? 30,000. अरे 3:1 में तो आंसर सही है, 2,25,75, पर लिमिट होता है ना 30,000 का, तो अल्टीमेटली 30-30 ही आया है, विच इज इंसिडेंटली सेम फिगर. ठीक है, नहीं तो कोई ये नहीं बोल सकता कि 30,000 तो इसको भी बैठ के 3:1 करो. नहीं, वो तो 2,25 और 75 था ही, वो तो लिमिट की वजह से दोनों का सेम हो गया 30-30. आर वी गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर ऑन दिस? अच्छा, बचे हुए 4 यूनिट्स जो है वो क्या है? लेट आउट. को ओनर्स के केस में जब प्रॉपर्टी लेट आउट होता है तो आप शुरू में बंटवारा मत करो. जो चारों लेट आउट यूनिट है उसका एक ही सिंगल कैलकुलेशन करो, निकाल लो आंसर. जब आंसर आ जाए तब उसका बैठ के 3:1 कर देना. यही तो टेक्निक था अपना. ओके, तो पहले हम सेल्फ ऑक्यूपाइड करेंगे, फिर हम लेट आउट पोर्शन सॉल्व करेंगे. ओके ना? लेट्स रीड. राहुल एंड कार्तिक आर को ओनर्स. द प्रॉपर्टी वाज कंस्ट्रक्टेड टेकिंग अ लोन ऑन. ब्रैकेट में क्या लिखा है? ये कोई लिखने वाली बात है? ये मैंने लिखी है. मैं याद दिलाना चाहता था कि 1/4/99 के पहले जो भी लोन होता है उस पे इंटरेस्ट ऑन लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिमिट होता है 30,000.
प्रॉपर्टी के अंदर कितने फ्लैट हैं? 8। प्रॉपर्टी का पूरा म्युनिसिपल वैल्यू आपको बता दिया है, ग्रेट, सो दैट इज एक्सपेक्टेड रेंट। अच्छा, पूरे प्रॉपर्टी का 24 लाख है तो 4 यूनिट का कितना होगा? 12 लाख। 8 फ्लैट है, 4 फ्लैट का कितना होगा? पूरे प्रॉपर्टी का 24 लाख है तो 4 का 12 लाख होगा ना, तो एक्सपेक्टेड आपको पता है 12 लाख। पहले वो लोन वाली बात लिख लो कि मैक्सिमम इंटरेस्ट इज इक्वल टू 30,000 फॉर सॉप सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर ईच को ओनर। तो 30,000 राहुल को मिल जाएगा, 30,000 कार्तिक को मिलेगा। फिर म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 24 लाख है, पूरी प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यू 24 लाख है तो खाली लेट आउट पोर्शन का कितना होगा? 4 यूनिट का 12 लाख। तो एक्सपेक्टेड इक्वल टू 12 लाख लिख लिया तुमने वहीं पे। म्युनिसिपल टैक्स 20% है। हेलो सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में म्युनिसिपल टैक्स माइनस होता है क्या? नहीं नहीं, तो लेट आउट में माइनस होता है तो माइनस करो। 20% ऑफ 12 लाख पढ़ते हैं। म्युनिसिपल टैक्स 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू विच वर पेड, तो आपने 20% ही और उतना ही पे किया ड्यूरिंग द ईयर, तो पेमेंट पे डिडक्शन में जाएगा 20% 12 लाख कितना आएगा? 2.4 lakhs। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर each co-owner occupied 2 units each for residence। तो दो फ्लैट दोनों ले लिए, 4 फ्लैट तो यहीं पे गया, एंड द बैलेंस 4 फ्लैट वाज लेट आउट। कैन यू टेल मी व्हाट इज द एक्चुअल रेंट? यस सर, यू कैन कैलकुलेट। 18,000 पर मंथ इंटू 12 महीना फॉर ईच यूनिट, तो टोटल कितने? 4 यूनिट दिए हुए हैं ना, बोलो। हाँ, ठीक है, ये सही है ना? 18,000 रुपया पर मंथ पर यूनिट है, तो 18,000 पर मंथ इंटू 12 इंटू 4 यूनिट है, कितना आ रहा है? 8,64,000। आप खुद ही देखो, प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड है 12 लाख और एक्चुअल कितना आ रहा है? बहुत ही कम आ रहा है। यहां पर अगर वैकेंसी भी हो गया तो सरकार सुनेगी इस आदमी की? नहीं सुनेगी, बोलेगी हमारा एक्सपेक्ट तो आपकी पहले से बहुत ज्यादा है, तो जीए भी तो 12 लाख ही होगा, वैकेंसी से कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। ये पहले बता रहा हूं क्योंकि नीचे वैकेंसी आएगा। 2 of the let out units remained vacant for 4 months। मुझे पता है ये बेकार है, पर मुझे सम्स तो सॉल्व करके तो दिखाना पड़ेगा ना कि वैकेंसी इतना है। हालांकि अल्टीमेट आंसर जीएवी को 12 लाख ही होने वाला है, बट यू हैव टू शो इट नो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको निकालना नहीं है, निकाल के पकड़ा दिया। ये सम्स अच्छा सम्स है। ऐसे सम्स को सॉल्व करने के लिए ना सम्स का डेटा याद होना चाहिए, नहीं तो सॉल्व नहीं हो पाएगा तुमसे। ओके, लेट अस डिस्कस। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 6 लाख। सेल्फ ऑक्यूपाइड पे 3 लाख होगा, लेट आउट पे 3 लाख होगा। लेट आउट वाले 3 लाख में सर कोई लिमिट नहीं है, पूरा 3 लाख माइनस कर सकते हो, है ना? क्या ठीक है ना? पीछे लास्ट बेंच क्लियर है तो। और सेल्फ ऑक्यूपाइड में जो 3 लाख है उसमें लेकिन सर लिमिट है, दोनों को ओनर्स को 30,000 ही मिलेगा। 3 लाख का हमने 3:1 किया था, 2,25,000 और 75,000 पर मिलेगा तो 30,000 का ईच को ओनर को। ठीक है, तो 30,000 का, जबकि लेट आउट में पूरा 3 लाख माइनस कर सकते हैं, वहां कोई लिमिट नहीं होता है। नोट 1 में बताया कि मैक्सिमम इंटरेस्ट तो 30,000 मिलेगा फॉर ईच को ओनर फॉर सॉप। नोट 2 में सॉप का कैलकुलेशन है। सॉप में तो सर बहुत इजी कैलकुलेशन है। एनएवी कितना है? नील नील माइनस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट तो 3 लाख का है, 6 लाख टोटल बिल्डिंग पे है, तो 4 फ्लैट पे 3 लाख है, तो 3 लाख डिवाइड होगा 3:1 में, 2,25,000 और 75,000, 2,25,000 और
75, बट मिलेगा कितना? सिर्फ 30 ही। तो हमने तो 3:1 में डिवाइड किया, पर वो लिमिट की वजह से बराबर बराबर आ गया। तो यहाँ पे शौक नहीं होना चाहिए कि सर 1:1 कैसे हो गया, 30 अरे 1:1 नहीं था वो, 2 2575 है, वो तो लिमिट की वजह से 30 सेम आ गया, नहीं तो यहाँ पे 3:1 दिख जाता तुमको। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो आंसर दोनों का नेगेटिव आ रहा है, 30। अब हम कैलकुलेशन किसका कर रहे हैं? लॉप ऊपर कर दूं मैं इसको। लॉप में सर एक्सपेक्टेड रेंट तो म्युनिसिपल वैल्यू ही था और कुछ था नहीं, तो 24 लाख पूरे प्रॉपर्टी का, तो 4 फ्लैट का कितना? 12 लाख। तो पहला फिगर क्या है? 12 लाख। एक्चुअल रेंट आप लोगों ने निकाला था 18,000 इंटू 12 इंटू 4, 8,64,000। वैकेंसी में बोला था 2 यूनिट्स 4 मंथ्स के लिए वेकेंट थे, तो 2 इंटू 4 इंटू पर मंथ 18,000 होता है। 18,000 इंटू मतलब कितना लेटर? यहां पे ये मैथ्स गलत लिखा हुआ है, मतलब आंसर सेम आएगा। अरे 4 इंटू 2 करूं या 2 इंटू 4, बात तो एक है, लेकिन वो अंदर में लिखा था इंटू 2 मंथ्स, वैकेंसी 4 महीने का था, ठीक है। और यूनिट्स कितने वेकेंट थे? 2 यूनिट, तो वो अंदर मैथ्स थोड़ा गलत लिखा हुआ था, पर आंसर वही है 4 इंटू 2। तो 18,000 इंटू 4 मंथ्स इंटू 2 यूनिट्स, 1,44,000 लेस कर दो। पर हम तो जानते हैं कंपेयर करके, ये कंपेरिजन का लाइन है ना, कि एक्सपेक्टेड तो एक्चुअल से पहले से ज्यादा है, तो मतलब ये बंदा चोर है, तो सरकार इसका फिगर तो लेगी नहीं, जीएवी इक्वल टू ईआर ही लेगी ना। द एक्सपेक्टेड रेंट इज 12 लाख, वेयर इज द टोटल एक्चुअल एनुअल रेंट वाज 8,64,000, पहले से ही कम है। तो गवर्नमेंट बोली तुम तो टैक्स चोर हो, तुम्हारी बात तो मानेंगे नहीं, जीएवी हम अपना वाला लेंगे, तो ईआर होगा आंसर। तो ईआर 12 लाख है, आई नो दैट, पर मुझे दिखाना तो पड़ेगा सॉल्व करके। 8,64 माइनस 1,44 इक्वल टू 7,20, तो अल्टीमेटली जीएवी क्या आ रहा है? 12,000 लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, वो हमने निकाले थे ना 20% और 12 लाख 2,40,000, 960 आ गया एनएवी। अब उसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, और यहां तो इंटरेस्ट ऑन लोन पूरा माइनस होगा, 9 6 लाख का आधा 3 लाख, नो लिमिट फॉर लॉप, माइनस किया, आवर आंसर कम्स टू 3,72,000। ये एचपी इनकम आ गया लेट आउट पोर्शन का, ये दोनों जनों में बटेगा किस रेशियो में? 3:1। तो दोनों को कितना आ रहा है? 279 एंड 93। अब दोनों इंसान की पूरी इनकम कैलकुलेट कर देते हैं, नीचे आओ। कार्तिक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में -30,000, लेट आउट में 279, तो इनकम आ रही है 249। राहुल सेल्फ ऑक्यूपाइड -30 एंड लेट आउट में 93, इनकम आ रही है 63। So that was question number 6. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। आने वाले समय में तुम लोग ये देखोगे, ठीक है, पहले से बता रहा हूं मैं तुम लोगों को चीजें। आज बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और फ्यूचर में ऐसा होगा कि मतलब एग्ज़ाम्स के पहले तुम लोग रिवीजन टेस्ट पेपर जो आते हैं इंस्टीट्यूट से वो सॉल्व करना चालू करोगे। उनमें सम्स जो रहेंगे थोड़े डिफरेंट रहेंगे, कुछ कराए हुए से मैच करेगा, कुछ थोड़ा अलग रहेगा। पर अगर तुम्हारा अप्रोच अच्छा है तो जो नया सम्स भी आएगा वो भी तुम कर लोगे, तुमको दिक्कत नहीं होगी। तो चाहे वो रिवीजन टेस्ट पेपर में आए, चाहे मॉक टेस्ट पेपर में आए, चाहे कहीं और कोई भी हो, यू विल बी एबल टू क्रैक इट। ओके, अप्रोच पे हमेशा फोकस करना और घबराना मत, ठीक है, डरना मत, बस धीरे धीरे करते रहना, हो जाएगा बिट्स एंड पीस में।
ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है बट वेरी गुड है। द लास्ट क्वेश्चन इन एचपी, थियोरेटिकल बट गुड। इसमें ना पहला वाला पॉइंट तुमको समझ में ही नहीं आएगा, तो मैं समझा देता हूं। ठीक है, पहला वाला इतना छोटा लिखा है कि तुमको कुछ समझ ही में नहीं आने वाला, तो मैं समझा देता हूं। ओके, आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, असेसी लैंडलॉर्ड। जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी होता है वही तुम्हारे लिए असेसी होता है, वही लैंडलॉर्ड होता है। तो आई एम द लैंडलॉर्ड, आई एम द ओनर, आई एम द असेसी फॉर यू। मैंने एक बिल्डिंग लेट आउट की है, ठीक है, मैंने एक बिल्डिंग लेट आउट की है, या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चाहे लेट आउट की हो चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड की हो, मेरा एचपी कैलकुलेशन होगा, लॉप में भी होगा सॉप में भी होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने मिलेगा, चाहे लॉप हो चाहे सॉप हो, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर सकते हैं। ग्रेट, अब सुनो क्या हुआ। ये जो प्रॉपर्टी जिसका ओनर मैं हूं, मैंने अभी तक सेलर जो है ना जिससे मैंने खरीदा है प्रॉपर्टी, आई हैव नॉट पेड फुल प्राइस टू द सेलर, पर फिर भी आई एम द ओनर। उन्होंने मेरे को पोजीशन दे दिया और बोला कि सिद्धार्थ तुम बैलेंस पैसा जो है ना, मतलब मान लो मैंने उनको 60% अमाउंट दे दिया है, 40% ऑफ द प्राइस इज पेंडिंग। उन्होंने बोला एक काम करो सिद्धार्थ, 40% का पेमेंट तुम धीरे धीरे कर देना 10 साल में ब्याज के साथ। ठीक है, तो आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, मैं यूज कर रहा हूं, मैं लेट आउट कर रहा हूं या सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहा हूं, वॉट एवर, आई एम द ओनर। बट जिससे मैंने परचेज किया, ओनर भगवान से तो सीधा प्रकट होकर आया नहीं कि जमीन सीधा वही लेके पैदा हुआ है हजारों साल से, किसी तो खरीदा ही है। तो ओनर ने खुद घर खरीदा है किसी से और उसको अभी तक पूरा पैसा नहीं दिया है, तो जो पेंडिंग अमाउंट है उस पर वो पर्सन इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। सो क्या इस इंटरेस्ट का मुझे डिडक्शन, मैं बताऊंगा, आंसर नहीं देना है, रेटोरिक है। तो क्या ये जो इंटरेस्ट मैं दे रहा हूं सेलर को फॉर बाइंग दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि अभी तक फुल पेमेंट मैंने किया नहीं, 40% आई विल पे और उसका मैं ब्याज दे रहा हूं, क्या इस इंटरेस्ट का रिडक्शन मिलेगा मुझे या नहीं मिलेगा लॉप सॉप के केस में? फर्स्ट, ये इंटरेस्ट का पर्पस क्या है? फॉर अक्वायरिंग द हाउस, मैंने लोग घर खरीदा उनसे, उसी लिए तो ये पैसा दिया नहीं, उसका तो ब्याज लग रहा है। तो ये क्या है? इंटरेस्ट फॉर एक्विजिशन। नॉर्मली इंटरेस्ट पेड फॉर एसीआरआर का रिडक्शन मिलता है अगर आप बैंक वगैरह से लेते हो, पर हमने हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के अंदर सीखा था कि लोन किसी से भी लो, बैंक से लेना जरूरी नहीं है, ये पढ़ाया था। किसी से भी, ऐरे गैरे मैरे किसी से भी ले लो, लोन का जो भी ब्याज है वो डिडक्ट आप कर सकते हो। तो अगर मैंने ये घर खरीदा है और फुल पेमेंट नहीं किया है, तो जो बैलेंस अमाउंट है वो एक तरह का लोन ही तो है। यहां लोन देने वाला है कौन? बैंक नहीं, खुद सेलर, वही एक तरह से मुझे लोन दे रहा है और उस पर ब्याज दे रहा है। तो बोलता है इट विल बी ट्रीटेड लाइक अ लोन, द पेंडिंग परचेज प्राइस विल बी ट्रीटेड लाइक अ लोन फ्रॉम द सेलर टू द बायर ऑफ द हाउस, एंड इस पे जो ब्याज है उसका रिडक्शन भी आपको बिल्कुल मिलेगा, बिकॉज ये एक्विजिशन ऑफ द हाउस के लिए था। तो चाहे आप लॉप निकालो मेरा या मेरा सॉप निकालो, ये इंटरेस्ट का रिडक्शन मैं ले सकता हूं। अब पढ़ो पॉइंट नंबर 1। अनपेड परचेज प्राइस मतलब ओनर ने अभी तक सेलर से पूरा पेमेंट नहीं किया है उसको, तो वो उस पर ब्याज ले रहा है, सेलर ब्याज दे रहा है, तो इट इज लाइक एन इंटरेस्ट ऑन लोन, डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, ओके, हाँ ये तो ठीक है। सेकंड क्वेश्चन सुनना, आप जो भी डिडक्शन लेते हो कहीं पे भी, चाहे वो पीजीबीपी हो चाहे हाउस प्रॉपर्टी हो, जो भी हो, यू मस्ट हैव प्रूफ। इनकम टैक्स ऑफिसर से प्रूफ मांग सकता है। अगर आप बोलते हो कि आपने म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट किया 2 साल का, तो 2 साल का प्रूफ मांगेगा। इनकम टैक्स ऑफिसर, म्युनिसिपल टैक्स तो अलग अलग है ना। इनकम टैक्स ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, म्युनिसिपल टैक्स ऑफिसर जो वो तो लोकल आदमी है, लोकल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है। तो अगर मैं एचपी कैलकुलेशन कर रहा हूं, उसमें म्युनिसिपल टैक्स मैंने पे किया है, तो म्युनिसिपल टैक्स वालों का कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं? दैट इज अ प्रूफ। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सरकार दे रही है, उसका कोई प्रूफ होता नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन का भी कुछ प्रूफ होना चाहिए कि लोन है, उस पर ब्याज है, कुछ प्रूफ होना चाहिए कि नहीं? पॉइंट नंबर 2, इज अ मस्ट, मतलब नेसेसरी।
तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपको 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट का, पर वो इंटरेस्ट का कोई प्रूफ होना चाहिए नहीं? हाँ होना चाहिए, यस। एवरी डिडक्शन और एक्सपेंडिचर दैट यू आर क्लेमिंग, उसका प्रूफ तो होना चाहिए। थर्ड इज वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। थर्ड इज वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अगर आना हुआ तो ये अकेला खुद 4 माह का आ सकता है, इसकी इतनी औकात है, ठीक है। अगर आना हुआ तो ये खुद अकेला 4 माह का आने की औकात रखता है। क्या है? बोलता है हाउस प्रॉपर्टी हेड में कई बार आप एक्चुअल इनकम पे टैक्स नहीं लगाते बल्कि नोशनल इनकम पे टैक्स लगाते हो। हाँ सर, नोशनल इनकम पे लगता है। जैसे लेट आउट प्रॉपर्टी में आप एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल में से हायर लेते हो, तो आपकी एक्चुअल इनकम भले ही कम हो, पर अगर एक्सपेक्टेड ज्यादा है विच इज नोशनल, तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ये सबसे पहला उदाहरण है, ठीक है, ये सबसे पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, वैकेंसी, अगर मान लो मेरा एक्चुअल मतलब ये वैकेंसी वगैरह की वजह, वैकेंसी माइनस करने के पहले ही मेरा एक्चुअल रेंट अगर एक्सपेक्टेड से कम हो जाए, तब सरकार मुझे डिसऑनेस्ट मानती है और मेरे एक्सपेक्टेड पे टैक्स देती है। एक्सपेक्टेड रेंट इज अगेन व्हाट? नोशनल इनकम। थर्ड, असेसी के 4 घर है, चारों सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर आपके 4 घर है और चारों सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो मैक्सिमम सिर्फ 2 को ही हम सॉप मानते हैं ना, और बाकी 2 को तो डलॉप मान लेते हैं, डीम टू बी। If I have more than 2 houses which are self-occupied, income tax वालास will allow me only 2 SOPs, up to 2 SOPs. उसके बाद सबका सब डलॉप हो जाएगा, डीम टू बी लेट आउट और टैक्स देगा। तो जो होगा लेट आउट नहीं, उसको भी आप डीम टू बी लेट आउट मान के टैक्स दोगे, तो ये तो नोशनल इनकम हुआ। तो ये वाला टॉपिक बहुत जबरदस्त है। और भी हो सकते हैं, यहां 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। चैप्टर बहुत बड़ा था, चैप्टर में और भी एग्जाम्पल्स ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ओनरशिप इज नॉट नेसेसरी अंडर हाउस प्रॉपर्टी। फॉल्स, ओनरशिप ऑफ द बिल्डिंग इज नेसेसरी। इसका एक ही एक्सेप्शन है, वो है डीम्ड ओनरशिप अंडर सेक्शन 27। वहां पर जो लीगल ओनर नहीं भी होता है, उसको डीम्ड ओनर मान के उस पर टैक्स ले लेते हैं। हाउएवर ownership is not necessary as per section 22 chargeability. As per section 22 chargeability, the statement is false because ownership is necessary, so not correct. पर as per section 27 deemed ownership, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां आप लीगल ओनर नहीं होते हो, आप डीम्ड ओनर, फिर भी आप पे टैक्स लगते हैं। जैसे हस्बैंड ने वाइफ को दे दिया प्रॉपर्टी, तो हस्बैंड इज टेक्निकली नॉट द ओनर, पर फिर भी वही डीम्ड ओनर, उसको टैक्स देना पड़ रहा है। तो वहां पे ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ओनरशिप इज नॉट नेसेसरी। आप लीगल ओनर नहीं हो, पर आप डीम्ड ओनर हो, ठीक है। आंसर इसका फॉल्स ही है, क्योंकि जनरली आंसर वही होता है कि ओनरशिप नेसेसरी है। वो तो सेक्शन 27 में कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस है डीम्ड ओनरशिप के, ठीक है। लास्ट, ये ठीक है ना, यहां तक लास्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ हाउस इज नॉट नेसेसरी। सही बात है, घर मेरे नाम पे अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है, पर मैं रहने लग गया हूं, मैंने पेमेंट कर दिया है, तो मैं ही डीम्ड ओनर हूं। इसके ऊपर सेक्शन 53 ऑफ द टीओपी एक्ट था ना, कि रजिस्ट्री आपके नाम पे नहीं हुआ है तो भी आप ही ओनर माने जाओगे। डीम्ड ओनर में वही तो पढ़ाया गया, तो यस सही है, करेक्ट। ओके, दैट कंप्लीट्स आवर more practice of HP total, the end.